हाय फ्रेंड्स, बायोलॉजी विद अनुष्का में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम फिर से एक नई क्लास में हैं। तो हमारा चैप्टर चलता है आनुवंशिकता एवं जैव विकास। उसके हमने कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर को पिछली क्लास में देखा था, तो और जो आगे के क्वेश्चन आंसर हैं उनको हम आज की क्लास में देखेंगे। तो हमने 5 क्वेश्चन किया था। हमारा छठा क्वेश्चन क्या है कि वे कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनके द्वारा एक विशेष लक्षण वाले वैश्विक जीवों की संख्या समष्टि में बढ़ सकती है। तो इसका उत्तर क्या है कि प्राकृतिक चयन बताए थे कि जो प्रकृति के द्वारा जिसका चयन होता है किसी माध्यम जो यानी कि प्रकृति क्या करती है, खुद चयन करती है। वो एक माध्यम रहता है। जैसे ब्रिंग का जो हमने एग्जाम्पल लिया था तो उसमें माध्यम कौन था? कौवा था। कौवा क्या था? एक माध्यम था, लेकिन उसका चयन प्रकृति के द्वारा हो रहा था। उसके बाद क्या है कि योग्यता के उत्तर जीविता, यानी कि उस योग्य रहे वहां पे वो रहने, प्रकृति में रहने के लिए वो उस योग्य रहे, उसके उत्तर जीवित रहे आदि के कारण वैश्विक जीवों की संख्या समष्टि में बढ़ जाती है। उसके बाद 7वां क्वेश्चन क्या दिया है कि एक एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते हैं। क्यों? तो उपार्जित लक्षण मैंने आपको बताया था क्या होता है कि उपार्जित लक्षण जो हम लोग खुद स्वयं सीखते हैं, जो गुण हम अपने आप से लेते हैं, वो होते हैं उपार्जित लक्षण। तो वो जो लक्षण है वो नहीं जाते। लक्षण कौन से? केवल आनुवंशिक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं, उपार्जित लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो उपार्जित लक्षण है ये क्या होता है कि जो उपार्जित लक्षण है ये कायिक ऊतकों में होने वाला परिवर्तन है, जिसके जो क्या होता है कि जो लैंगिक कोशिकाओं के डीएनए में ये कोई भी परिवर्तन नहीं लाता, उस पर यानी कि उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी वजह से ये क्या होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे कि किसी जीव द्वारा उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते हैं, क्योंकि कायिक ऊतकों में होने वाले परिवर्तन लैंगिक कोशिकाओं के डीएनए में नहीं जा सकते हैं। यानी कि जो लैंगिक कोशिका होते हैं उनके डीएनए में ये नहीं जाते हैं। किसी व्यक्ति के जीवन काल में अर्जित अनुभव क्या है? यही जो उपार्जित लक्षण होते हैं यही होते हैं। अर्जित अनुभव जो होता है वही उपार्जित लक्षण है। जनन कोशिकाओं के डीएनए में कोई अंतर नहीं ला सकती। इसी वजह से क्या होता है कि जो उपार्जित लक्षण है वो वंशानुगत नहीं होते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या दिया है कि बाघों की संख्या में कमी आनुवंशिकता के दृष्टिकोण से चिंता का विषय क्यों है? तो इसका उत्तर क्या है कि बाघों की संख्या में कमी आनुवंशिकता के दृष्टिकोण से चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि यदि बाघों की दिन प्रतिदिन संख्या कम होती रहेगी तो आगे की पीढ़ी का उत्पन्न होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। यानी कि इसमें क्या कह रहा है कि जब क्या होगा कि जब उसकी कमी आती जाएगी बाघों की संख्या में तो क्या होगा, जनन नहीं होगा और उनकी कमी के दौरान क्या होगा कि आगे की पीढ़ी उत्पन्न नहीं हो पाएगी। जैसे जब कम रहेंगे तो उतना जनन नहीं हो पाएगा, तो आगे की पीढ़ी में क्या होगा, ये उत्पन्न नहीं होंगे और एक दिन क्या होगा कि धरती पर बाघ अनुपस्थित अर्थात विलुप्त हो जाएंगे। यानी कि इसका कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि हाँ कि बाघ भी कोई जीव था, जिससे जो पारितंत्र होता है वो अस्थिर हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन दिया है वे कौन से कारक हैं जो नई जाति के उद्भव में सहायक हैं? तो इसका उत्तर क्या है कि विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में जलवायु, वास स्थानों आदि वातावरणीय दशाओं का असमान होना, भिन्न देशी समष्टियों के सदस्यों का अपने अपने क्षेत्र की दशाओं के अनुसार अनुकूलित होकर भिन्न भिन्न दिशाओं में विकसित हो जाने से नई जाति का उद्भव होता है। तो इसमें क्या कह रहा है कि जो जलवायु, वास स्थानों आदि वातावरणीय दशाओं का असमान होना, यानी कि जो नई जाति, मान लीजिए जाति बन रही है, जैसे हमने क्या पढ़ा था, भृंग का एग्जाम्पल हमने लिया था, तो उसमें क्या हो रहा था कि एक एक मतलब एक संयोग से क्या हुआ था कि मान लो कौवा जो भृंग को वो कहीं और छोड़ आया, तो जो कहीं और वाला भृंग था और जो यहाँ जहाँ पे सारे भृंग हैं, तो उन दोनों में क्या जलवायु, वास स्थानों और
वातावरणीय दशाओं में क्या, मतलब दोनों दोनों के लिए क्या हो गए थे, असमान हो गए थे दोनों। और और क्या दिया है कि भिन्न देशीय समष्टियों के सदस्यों का अपने अपने क्षेत्र की दशाओं के अनुसार अनुकूलित होने, यानी कि जो कौवा जो भृंग को दूसरी जगह पे लेकर गया था और जो दूसरी जगह था, यानी कि एक इधर भृंग है तो एक इधर था, तो उन दोनों का क्या हुआ था कि दोनों सदस्यों का अपने अपने क्षेत्र में वो क्या हो गया था, अनुकूल। यहाँ का जो भृंग था वो अपने वातावरण के अनुकूल हो गया था, यानी अपने क्षेत्र के अनुकूल, और यहाँ का अपने क्षेत्र के अनुकूल। तो ऐसे धीरे धीरे उनमें क्या है, इसमें और इसमें क्या आया, परिवर्तन आया है। तो एक फिर एक समय आया, ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता गया, फिर वो क्या हो गया, जनन के लिए दो, मतलब यहाँ के भृंग और यहाँ के भृंग आपस में जनन के लिए क्या थे, जनन नहीं कर पा रहे थे। तो इस ऐसी दशा में क्या हुआ कि वो एक नई जाति बन गई। तो ऐसे क्या होता है, एक नई जाति का उद्भव होता है। 10वां क्वेश्चन क्या दिया है कि उन अभिलक्षणों का एक उदाहरण दीजिए जिनका उपयोग हम दो जाति के विकासीय संबंध निर्धारण के लिए करते हैं। यानी कि हमने विकासीय संबंध, हमने क्या देखा था, समजात अंग पढ़ा था, समृद्धि अंग यानी कि समरूप अंग, और क्या था हमारा तीसरा, क्या था, अवशेष अवशेष अंग। तो अब तो हमने क्या देखा था कि दो जाति दो उसमें हमने क्या किया था, दो जाति के बीच क्या हमने देखा था, विकासीय संबंध, यानी कि जो उनके परिवर्तन आए, विकास हुआ, उसके बीच हमने क्या देखा था, संबंध देखा। तो यहाँ पे क्या दिया है कि जाति विकास संबंध के निर्धारण के लिए अभिलक्षण का एक उदाहरण पक्षियों, सरीसृपों एवं उभयचरों के अग्रपादों की संरचना का, यानी कि हम एक उदाहरण ले रहे हैं, किसका, पक्षियों का ले रहे हैं, सरीसृपों यानी कि जो रेंग कर चलते हैं, और उभयचर यानी कि जो स्थल और जल दोनों में रहते हैं, ऐसे जीव कि अग्रपाद, अग्रपाद का हमने संरचना का क्या लिया, उदाहरण लिया। फिर क्या देखा, सभी में पादों की आधारभूत संरचना एक समान होती है, यानी कि इन तीनों, जो सरीसृप होते हैं, उभयचर होते हैं और जो पक्षी होते हैं, इन तीनों में क्या है, जो उनके पाद यानी कि जो अग्रपाद है, उनकी संरचना क्या है, एक समान होती है। यद्यपि विभिन्न कशेरुकों में इनका भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए रूपांतरण हुआ है। कशेरुकी कौन होते हैं कि जैसे हम लोग मानव कशेरुकी, जिसमें क्या पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी, वो होते हैं। तो क्या हुआ कि जो अग्रपाद हुआ है वो विभिन्न कशेरुकों में उनका क्या हुआ, रूपांतरण, यानी कि अलग अलग जीव में उसका क्या हुआ, रूपांतरण हुआ है। रूपांतरण यानी कि परिवर्तन, जैसे कि जो पक्षियों में उड़ने के लिए, यानी कि जो पक्षियों में जो अग्रपाद, यानी कि जो अग्रपाद होता है, कहाँ ये अग्रपाद, इसका क्या हुआ, रूपांतरण हुआ है, जिसकी सहायता से क्या पक्षियां उड़ती हैं, एवं स्तनियों में पकड़ने के लिए, यानी कि हमारा अग्रपाद का रूपांतरण क्या है, जो हम लोग क्या करते हैं इससे, हमारा क्या अग्रपाद है, हाथ, जिसको हम क्या करते हैं, कोई चीज पकड़, जैसे भी मैंने मारकर पकड़ा है, तो आदि के लिए क्या दिया कि ऐसे समजात अभिलक्षण से भिन्न दिखाई देने वाली विभिन्न जाति के बीच हम विकासीय संबंध की पहचान करने में सहायता मिलती है। तो समजात मैंने बताया, समजात क्या होते हैं, यानी कि जिनकी उत्पत्ति एवं संरचना समान होती है लेकिन कार्य भिन्न होती है। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि कार्य भिन्न है लेकिन उत्पत्ति और संरचना समान है। फिर 11वां क्वेश्चन क्या दिया है कि क्या एक तितली और चमगादड़ के पंखों को समजात अंग कहा जा सकता है, क्यों अथवा क्यों नहीं, यानी कि तितली और चमगादड़ के पंखों को समजात अंग कहा जाता है, अगर कहा जाता है तो वो भी बताइए, अगर नहीं कहा जाता तो वो भी बताइए। तो जो तितली और चमगादड़ होते हैं, इन्हें समजात अंग नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते समजात अंग, क्योंकि इनका क्या होता है कि जो तितली और चमगादड़ होते हैं, तितली और चमगादड़, इनके जो कार्य होते हैं, क्या जो कार्य होते हैं वो कैसे होते हैं, समान होते हैं, कार्य इनके समान होते हैं, लेकिन उत्पत्ति एवं संरचना, इनकी क्या, उत्पत्ति एवं संरचना, उत्पत्ति एवं संरचना क्या होती है, भिन्न होती है। तो
क्या होता है कि जो तितली और चमगादड़ की जो पंख होते हैं उनकी उत्पत्ति एवं संरचना भिन्न होती है, यानी कि उनके जो पंख होते हैं तितली के पंख का जो तितली के पंख होते हैं उनकी संरचना अलग होती है, चमगादड़ के पंख की संरचना यानी कि उनके देखने में अलग होती है, लेकिन इनके कार्य क्या है, समान है। कैसे? दोनों का कार्य क्या है कि तितली भी तितली के पंख का भी कार्य उड़ने का है और चमगादड़ के पंख का भी कार्य उड़ने का है। तो जिसमें उत्पत्ति एवं संरचना जो उत्पत्ति और संरचना भिन्न होती है लेकिन कार्य में समान होते हैं, वे उस अंग को हम क्या कहते हैं? उस अंग को हम कहते हैं समरूप अंग। कैसे अंग? समरूप अंग। समरूप अंग या हम समवृत्ति अंग भी कह सकते हैं। तो इसलिए हम इसे समजात अंग नहीं कह सकते। किसे नहीं कह सकते? तितली और चमगादड़। फिर से सुन लीजिए, आप क्या लिखेंगे कि तितली और चमगादड़ के पंखों को समजात अंग नहीं कहा जा सकता, क्योंकि क्योंकि तितली और चमगादड़ की उत्पत्ति एवं संरचना भिन्न होती है और उनके कार्य समान होते हैं, और ऐसे अंग क्या कहलाते हैं? समरूप अंग कहलाते हैं। समजात अंग क्या होते हैं? समजात अंग वे अंग होते हैं जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है, लेकिन जो उनके कार्य होते हैं वो कैसे होते हैं? कार्य उनके अलग अलग होते हैं। तो आज हम यहीं तक क्वेश्चन आंसर देखेंगे, और जो बाकी क्वेश्चन आंसर है उनको हम अगली क्लास में देखेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।